अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक आप? जी बेटे, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। सही। चलो। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा वो जो मैंने हैंडआउट्स भेजे थे और साथ में बेटे जो वीडियोस 2-3 मिनट की भेजी थी मैंने, आप लोगों ने देखी है वो? यस सर, देखी थी। किस किस ने नहीं देखी वो हैंड रेज करे अपना। जिस जिसने नहीं देखी तो वो हम फिर, क्योंकि फिर वो साथ हम नहीं चलेंगे ना, फिर हम नहीं देखी आप लोगों ने, ठीक है। चलें, वो कोई इतना इशू नहीं है, वो एक छोटी सी 4 मिनट और 3 मिनट की वीडियो है, तो वो हम चला देंगे, कोई इशू नहीं, आप लोग यहाँ पर ही देख लोगे उसको। सब थोड़े से बच्चे पूरे होते हैं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। जी बेटे, स्टार्ट करें हम आज का अपना लेक्चर, क्योंकि आप लोगों की क्लास कितने बजे आगे जो बायोकेमिस्ट्री वाली होती है? जी सर। वो कितने बजे है? वो किस टाइम होती है? 1:30। बस ठीक है, चलें फिर तो उससे पहले कल ख़त्म कर लेंगे। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस प्रैक्टिकल। और आज के प्रैक्टिकल में जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ बेसिकली द काउंटिंग ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज काउंटिंग जो है वो हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं,
और हमने उसके लिए सबसे पहले लास्ट आर्टिकल में हमने हीमोसाइटोमीटर किट को डिस्कस किया था और उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने समझा था कि उसके अंदर न्यू बार चैम्बर होता है और उसमें आपके पास टोमा डाइल्यूटिंग पाइपेट्स होते हैं आरबीसी के लिए भी और डब्ल्यूबीसी के लिए भी, और फिर दोनों पाइपेट्स के डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए थे और साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो न्यू बार चैम्बर है उसके काउंटिंग एरिया उसमें कितने होते हैं और फिर हर एक काउंटिंग एरिया के अंदर फिर फर्दर जो उसकी डिवीजन है स्क्वायर वाइज वो हमने डिस्कस कर लिया था और साथ में फिर हम उसकी उन स्क्वायर्स के अंदर फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे कौन से डब्ल्यूबीसी काउंटिंग स्क्वायर्स हैं और कौन से आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर्स हैं। तो और उन डब्ल्यूबीसी और आरबीसी काउंटिंग प्राइमरी स्क्वायर्स की फिर फर्दर डिवीजन्स क्या क्या हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द काउंटिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट्स का जो है वो आरबीसीज को कहते हैं और आपको पता है कि एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो नॉर्मली उसका मेजर फंक्शन क्या होता है दैट एरिथ्रोसाइट्स मेजरली कंटेन्स द हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो मेजर फंक्शन है दैट इज द transport of oxygen. ठीक है, so it is that oxygen is essentially required for cell to carry out their metabolic activities. So अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से सिस्टम बॉडी जो है वो बहुत क्रिटिकली आरबीसीज लेवल को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है और जब कभी भी आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम कहेंगे हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है। सो उस कंडीशन को जिसमें हीमोग्लोबिन अमाउंट नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो कम हो जाते हैं सो उसको हम एनीमिया कहते हैं और वो पर्टिकुलर कंडीशन जिसके अंदर आरबीसी काउंट और नंबर और जो है वो इंक्रीज हो जाता है सो उस कंडीशन को फिर हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इस चीज़ को हम थ्योरी में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो उसमें हम थ्योरी के अंदर फिर ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आज का जो हमारा प्रैक्टिकल उसका मेन पर्पस ये है कि हम किस तरह से आरबीसी काउंटिंग करेंगे बाय यूजिंग दैट हीमोसाइटोमीटर किट। ठीक है, सो उस हीमोसाइटोमीटर किट के अंदर आपको थर्मल डाइल्यूटिंग पाइपेट्स जो है दो थे, इसमें एक आरबीसी पाइपेट थी तो वो आरबीसी थर्मल डाइल्यूटिंग पाइपेट जो है वो यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको वो चीज़ चाहिए। सेकंड उसके अंदर न्यू बार चैम्बर था तो न्यू बार चैम्बर जो है दैट इज यूज फॉर काउंटिंग सो वो भी यहाँ पे यूज होगा। इसके अलावा जो है फिर इसके अंदर जो है एक आपको डाइल्यूएंट चाहिए होता है। जब आप ब्लड लेते हो तो ब्लड को आप डाइल्यूट भी करते हो सो आपको एक डाइल्यूएंट रिक्वायर्ड होता है। सो वो डाइल्यूएंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हैं। नॉर्मल सलाइन को भी आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल सलाइन एक्चुअली कंटेन्स 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नॉर्मल सलाइन के अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा हेम सोल्यूशन, ग्रोवर सोल्यूशन, टॉयसन सोल्यूशन, ये डिफरेंट सोल्यूशन जो हैं ये सारे के सारे डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स हैं, डाइल्यूटिंग सोल्यूशंस हैं। ठीक है, इसके साथ हम ब्लड को डाइल्यूट करते हैं जब हमने आरबीसी काउंटिंग करनी होती है। इसके अलावा आपको कवर स्लिप चाहिए होता है, वो आपको रखना होता है उसके ऊपर हीमोसाइटोमीटर के ऊपर, और इसके अलावा आपको ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड होता है। सो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर किस तरह से इसको हम परफॉर्म करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में आप एक दफ़ा इसको देख लीजिए कि परफॉर्म कैसे होता है और उसकी हम ब्लड कैसे लेते हैं, फिर उस पाइपेट के थ्रू, और फिर उसके बाद हम चेम्बर को चार्ज कैसे करते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप हम इसको किस तरह से मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम काउंटिंग जो है वो हम काउंटिंग जो है जो कैलकुलेशंस हैं तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा आके समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम जाते हैं इसके पास। मैं आपको उस वीडियो पे लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो।
Hematology. जी बेटे, अभी वीडियो की आवाज़ सबको आ रही थी? Yes, sir. यस सर आ रही थी। चलिए ठीक है। अब मैं इसको दोबारा प्ले करने लगा, आप एक दफ़ा इसको गौर से सुनिएगा। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, गौर से देखिएगा किस तरह से वो ब्लड लेता है पेशेंट से और किस तरह से वो फिर ट्रॉमा डायल्यूटिंग पाइपेट में ब्लड लेता है और किस तरह से वो फिर चैम्बर को चार्ज करता है और काउंटिंग जो है वो किस तरह से करता है, सेल्स कैसे नज़र आते हैं, बस उस चीज़ को। Hematology. The red blood cell count. Learning objectives. The student is supposed to be able to describe the test and the test principle, and also be able to perform the test procedures and interpret the results. To determine whether there is adequate number of red blood cells in the circulation, a red blood cell count is carried out. Blood cell counts are traditionally expressed as the number of cells per cubic millimeter of blood. In performing a red blood cell count, a microscope and a hemocytometer apparatus are needed. A hemocytometer apparatus consists of a white blood cell pipette, a red blood cell pipette, a cover slip, and an improved Nuba hemocytometer of depth 0.1 millimeters and area 1/400 millimeters squared. A red blood cell diluting fluid is also required. A plastic tube for pipetting is attached to the red cell pipette and made ready for use. The counting area and the cover slip are both wiped with a clean alcohol swab. The cover slip is then placed firmly on the counting chamber. The lancet is fixed on the lancet holder and made ready for use. The lancet is used to prick the tip of the thumb. And the blood is pipetted with a red blood cell pipette and filled to the 0.5 mark. The pipetted blood is then diluted with Hyam solution, that is the red blood cell diluting fluid, and filled to the 101 mark. The counting chamber is then filled with the diluted blood.
The hemocytometer is mounted on the stage of the microscope, and various adjustments are made for suitable viewing. And the objective magnification of 4. The counting chamber is brought into focus. And the objective magnification of 10. The red cell counting area is seen prominently with tiny red blood cells. And the objective magnification of 40. The red blood cells are very visible and suitable for counting. Interpretation of results. Red blood cells are counted from 80 small squares. चलिए जी, इसके बाद ये अब एक दूसरी वीडियो है, इसको आपके साथ देख लें एक दफ़ा।
जी तो अभी आप लोगों ने वीडियो देखी जिसमें इन्होंने प्रोसीजर बताया, आपको प्रोसीजर समझाया कि किस तरह से हम ब्लड जो है वो पाइपेट में कहाँ तक लेंगे और उसके बाद हम उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है वो 101 मार्क तक ले लेते हैं। उसके बाद उसको वो मूव करते हैं, शेक उसको जो है वो रोटेट करते हैं पाइपेट को, कॉमन डाइल्यूटिंग पाइपेट को, ताकि जो डाइल्यूशन फ्लूइड है वो आरबीसी के साथ जो है वो ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाए। उसके बाद वो क्या करते हैं, चैम्बर को चार्ज करते हैं। सो उसके ऊपर उन्होंने काउंटिंग एरिया के ऊपर जो है वो कवर स्लिप रखी होती है और कवर स्लिप के साथ ही जो है उसको जब चार्ज करते हैं चैम्बर को, तो उसको चार्ज करने से पहले वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड को के 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो इनिशियली डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कवर स्लिप के टिप के साथ जो है वो पाइपेट की टिप टच करते हैं, जिसकी वजह से फिर थ्रू कैपिलरी एक्शन जो है वो अंडर द सरफेस ऑफ कवर स्लिप वो जो फ्लूइड है, जो ब्लड मिक्स विद डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, वो स्प्रेड कर जाता है। फिर आप थोड़ी देर के लिए उसको वेट करते हो ताकि वो स्टेबल हो जाए, और जब वो स्टेबल हो जाता है तो फिर अंडर माइक्रोस्कोप वो उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। 4x से स्टार्ट करते हैं, फिर 10x पे जाते हैं और फाइनली 40x पे उसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक इन्होंने आपको बता दिया, आपको समझा दिया कि काउंटिंग जो है वो कैसे की जाती है, क्या क्या टेक्निक है उसके, प्रोसीजर क्या है उसका। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ना 2-3 चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है और काउंटिंग से रिलेटेड है। चलें, सबसे पहले मैं आपको देखें, जो सपोज करें ये आपके पास जो है एक सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर है, ठीक है। और एक सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर के अंदर आपको पता है कि कितने टर्शियरी आरबीसी स्क्वायर होते हैं? 16 टर्शियरी आरबीसी स्क्वायर होते हैं। तो इसमें हम ड्रॉ करते हैं ठीक। ये अब आपके पास आरबीसी 16 टर्शियरी आरबीसी स्क्वायर हो गए। और इसको फॉर एग्जांपल आपने चार्ज किया था, अगर इसको आपने चार्ज किया था तो हम यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे जो है वो हम यहाँ पे आरबीसी जो हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। These are the RBCs. आरबीसीज जो हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं मेच्योर आरबीसीज बेटे? नॉन न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड। तो वो उसमें ये जब आप उसको देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको सिर्फ उसकी सराउंडिंग लेयर नज़र आती है, अंदर से जो है वो आपको खाली, सेंटर से आपको खाली नज़र आएंगे। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक के वो फीचर है कि जिसके थ्रू हम आरबीसी को पहचान सकते हैं, ठीक है। बर्ड जो होते हैं, जो जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। मेमेलियन जो ह्यूमंस आरबीसीज हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, बर्ड्स आरबीसीज जो हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो ये एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे आपको काउंटिंग रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काउंटिंग रूल क्या है, काउंटिंग करते कैसे हैं, ये एक चीज़ ज़रूरी है। चलिए, तो ये आपके पास आरबीसी आ गए सारे, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम काउंटिंग करते कैसे हैं। काउंटिंग रूल एक है। व्हाट इज द काउंटिंग रूल? सर स्क्रीन जो है ना ब्लर आ रही है, काफी विजिबल सही नहीं हो रहा। विजिबल नहीं है? अच्छा सर, एक सेकंड।
जी अब क्लियर है? अब नो सर। नहीं नजर आ रही है आपको लिखाई वगैरह सारी? अच्छा चलें फिर हम इधर से जो है वो ये व्हाइट बोर्ड आप सबको नजर आ रहा है? अब व्हाइट यस बोर्ड सर। नजर आ Yes, रहा sir. है? चलें Yes, sir. तो आप दोबारा करते हैं। ये मैंने आपको कहा कि ये आपके 16 जो है इसके अंदर 16 टर्शरी स्क्वायर्स होते हैं। ये आपके Yes, sir. 16 No टर्शरी idea. स्क्वायर्स होते हैं। और ये जनाब फातिमा माइक्रोफोन म्यूट कर दो अपना बेटे। अच्छा जी चलें जी इतने काफ़ी हैं। तो ये हमारे पास जो है सेल्स हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझाना मैं चाहता हूँ वो ये है कि इन सेल्स को काउंट कैसे करना है। यहाँ पे तो ये भी आपको इजीली नज़र आ रहे हैं कि ये जो है वो थोड़े से ही आप इजी काउंट कर सकते हो, लेकिन ये तो जब आप स्लाइड के अंदर देखते हो तो आरबीसीज तो मिलियन में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सो उसको काउंट कैसे करना है कि उसमें कोई भी सेल जो है वो इन 16 स्क्वायर्स के अंदर हमने काउंटिंग करनी है ना, 6 स्क्वायर्स के अंदर। सो उसमें से कोई भी सेल बचे ना, सारे सेल्स जो हैं वो काउंट हो। सो उसके लिए एक रूल हम डिफाइन करते हैं, दैट इज LLL रूल, ट्रिपल L रूल इसको कहते हैं। ठीक है, दिस इज काउंटिंग रूल। इसका मतलब क्या है कि लीव, लेफ्ट, लोअर, इन 3 L का मतलब क्या है? फर्स्ट L का मतलब है लीव, सेकंड का मतलब है लेफ्ट और थर्ड का मतलब है लोअर। मतलब कि एक स्क्वायर है आपके पास ये, ठीक है, इस स्क्वायर के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट बॉर्डर पे और लोअर बॉर्डर पे, इस बॉर्डर के साथ जोन से भी सेल टच करेंगे ना, उसको आपने काउंट नहीं करना। इसके अलावा बाकी सबको काउंट करना है। ठीक है, जो सेंटर में होंगे, जो अपर बॉर्डर के साथ और राइट बॉर्डर के साथ टच करेंगे उसको आप काउंट करेंगे। बट आपने काउंटिंग करते हुए इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपने लोअर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर उसके साथ जोन सा भी सेल टच करता है या जो उस बॉर्डर के ऊपर पड़ा होता है, उस सेल को आपने काउंट नहीं करना। दिस इज योर काउंटिंग रूल। ठीक है, इस काउंटिंग रूल को जहन में रखते हुए आपने काउंटिंग शुरू करनी है। अब काउंटिंग पैटर्न क्या होगा आपका? काउंटिंग पैटर्न आपका होगा बेटे, आप सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट साइड से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद हम इधर से नीचे आते हैं, ठीक है, राइट सेकंड रो में आते हैं, और फिर यहाँ से फिर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द, सॉरी, यहाँ से फिर हम मूव करते हैं राइट साइड पे, ऐसे लेफ्ट साइड पे वापस। ठीक है, और फिर इस तरह से दोबारा नीचे आ गए, फिर आप दोबारा यहाँ से इस तरफ आ गए और इस तरह से फिर नीचे। तो इसको हम वो स्नेक पैटर्न जो है वो भी कहते हैं। इस पैटर्न में आपने काउंटिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि लेफ्ट से राइट पे आ गए फिर दोबारा वापस आ गए। तो आपने लेफ्ट से जब राइट पे जाएंगे, फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, तो फिर आप सेकंड रो के लेफ्ट पे से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे, फिर आप थर्ड रो के लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। सो इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे। ठीक है, सो ये काउंटिंग रूल और काउंटिंग मेथड मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों ने मुझे बताना है इस काउंटिंग रूल जो मैंने आपको बताया, इस काउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग इस स्क्वायर, टर्शियरी स्क्वायर नंबर 1, इसमें कितने नंबर ऑफ आरबीसीज हैं? कौन बताएगा कितने नंबर ऑफ आरबीसीज हैं इस स्क्वायर में? पहले सर 1 2 1 2 3, sir. सर 2 2 हैं।
और 3 किसने कहा बेटे? देखिए सर मैंने हाँ 3 में हम कहते हैं ना, देखिए मैंने आपको कहा कि रूल कि इसमें हम क्या करेंगे, हम वो सेल जो लेफ्ट बॉर्डर पे होगा और वो सेल जो लोअर बॉर्डर पे होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए ये लेफ्ट बॉर्डर है और ये लोअर बॉर्डर है, ये जो 3rd नंबर सेल है ये देखिए आपके लोअर बॉर्डर के साथ टच कर रहा है, सो इसको हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर जब हम वापस यहाँ पे आएंगे तो ये इस स्क्वायर पे जब आएंगे सो इसमें फिर ये अपर बॉर्डर में कवर हो जाएगा। ठीक है सर प्लीज सर दोबारा मेरा बताऊं? क्वेश्चन है जी जी सर, ये जो आप कह रहे हैं कि जो लेफ्ट लोअर बॉर्डर पे होगा हम सिर्फ उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी जोन सा भी उस सर्कल में आएगा उसको हम लोग वो काउंट काउंट करेंगे बिल्कुल। करेंगे। ठीक है चलें, सो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, लेफ्ट और लोअर बॉर्डर वाले सेल्स को, इसके अलावा बाकी सबको काउंट करेंगे। सो इस तरह से ये हमारा काउंटिंग रूल हो गया और इस तरह से हम काउंटिंग जो है वो सारी की सारी कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, तो ये हमने कहा था ना कि जो हमने 5 सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर काउंटिंग करनी होती है, 4 कॉर्नर वाले और एक सेंटर वाला, इस तरह ही होता है ना। सो हम इसको ऐसे ही कहते होते हैं। ये सपोज करें कि ये जो है कि ये आपका सेकेंडरी स्क्वायर नंबर 2 है, ये आपका सेकेंडरी स्क्वायर जो है वो सेंटर वाला है, ये आपका सेकेंडरी स्क्वायर जो है लेफ्ट लोअर एंड वाला है और ये लोअर वाला है। ठीक है सो अक्सर बुक्स के अंदर या अक्सर जगहों पे तो हम इन 5 सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंडर जो टर्शियरी स्क्वायर्स उसमें काउंटिंग करते हैं। सो हम इसको, कोई आपको अगर कहता है ना कि आप अपर लेफ्ट आरबीसी स्क्वायर में काउंटिंग करो, सो ये आपका अपर लेफ्ट आरबीसी स्क्वायर है, दिस वन इज योर अपर लेफ्ट आरबीसी स्क्वायर। ठीक है, या अगर कोई आपको कहे कि आप लोअर लेफ्ट में करो, सो दिस इज बेसिकली योर लोअर लेफ्ट 3। ठीक है, ये अगर आपको कहे कोई कि अपर राइट के अंदर करें तो दिस इज नंबर 2 इज योर अपर राइट, और ये जो अगर कोई लोअर राइट में आप काउंटिंग करें तो आप यहाँ पे काउंटिंग करोगे। कोई अगर आपको कहे कि सेंट्रल आरबीसी स्क्वायर में काउंटिंग करके दें तो आप इसमें काउंटिंग करोगे। सो इस चीज को ये आपको कोई ये कह सकता है कि आप अपर लेफ्ट आरबीसी स्क्वायर के अंदर काउंटिंग करो, तो इसका मतलब ये वाला है, नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि नंबर 1 के अंदर आपने जो सेल्स हैं उनको काउंट करें। या वो आपको कहता है कि मुझे अपर लेफ्ट आरबीसी स्क्वायर फोकस करके दें, सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर, तो आपने ये वाला फोकस करके देना है, ना कि आपने ये नीचे वाला या लेफ्ट साइड राइट साइड वाला। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि ये इन अपर लेफ्ट और अपर राइट और लोअर लेफ्ट और लोअर राइट इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली इन सेकेंडरी स्क्वायर्स की बात हो रही है जिसके अंदर हम आरबीसी काउंटिंग करते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स की बात आपको समझ आई बेटे? जी जी सर ये जो अपर लेफ्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास आरबीसीज लोअर साइड पे है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे जबकि वो हमारे पास अपर लेफ्ट साइड पे है? तो अपर लेफ्ट को तो करेंगे जबकि हमने लोअर लेफ्ट को नहीं करना। ओ नहीं 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 नहीं, ये देखो हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने काउंटिंग खत्म कर दी मैंने ना, काउंटिंग रूल मैंने बता दिया कि हम काउंटिंग में जब एक स्क्वायर किसी भी एक स्क्वायर के अंदर जब हम काउंटिंग कर रहे होंगे तो हमने किस चीज को जहन में रखना है कि हमने उस स्क्वायर के अंदर जो सेल्स होंगे वो सेल्स जो उस स्क्वायर के लेफ्ट लाइन के साथ और लोअर लाइन के साथ टच करेंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। दिस इज आवर काउंटिंग रूल। ठीक है, फिर मैंने काउंटिंग पैटर्न आपको बता दिया। काउंटिंग पैटर्न आपका क्या होगा, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, फिर फर्स्ट रो में, और फिर आप सेकंड रो में जब आप आओगे तो राइट में नीचे आओगे और राइट से लेफ्ट की तरफ दोबारा आओगे। सो वो तो मैंने आपको काउंटिंग रूल और काउंटिंग मेथड बता दिया। लेकिन बाज़ औक़ात जब आपको कोई कहता है ना कि मुझे सेकेंडरी स्क्वायर अपर लेफ्ट सेकेंडरी स्क्वायर फोकस करके दें, सो ये बेसिकली मैंने सेकेंडरी स्क्वायर बनाए 1 2 3 4 5, दीज आर नॉट टर्शियरी स्क्वायर्स। ठीक है, सेकेंडरी स्क्वायर्स हम, अगर कोई आपको कहता है ना कि आप मुझे अपर लेफ्ट सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर, या सिंपल कहे आप मुझे अपर लेफ्ट आरबीसी स्क्वायर फोकस करके दें, तो आपने स्क्वायर नंबर 1 फोकस करके देना है। ठीक है, इसके अंदर जो काउंटिंग आपने करनी है, काउंटिंग के लिए काउंटिंग रूल वही वाला फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो टर्शियरी स्क्वायर्स होंगे उसके हर एक स्क्वायर के लेफ्ट और लोअर लाइन को छोड़ के बाकी आपने काउंटिंग करनी है। ठीक है सर? जी जी सर जब हम सेकंड रो में आएंगे तो वो उसका अपर बन जाएगा, तब उसको काउंट कर लेंगे? तो काउंट फर्स्ट हो में जाएगा, छोड़ा था। हाँ, फिर वो काउंट हो जाएगा। इस तरह इस रूल को फॉलो करते हुए आपके सारे सेल्स ऑलमोस्ट काउंट हो जाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो देखें, ये आपका एक सेकेंडरी स्क्वायर है ना, ये वाला, ये आप कर्सर आपको नजर आ रहा है जो कर्सर में मूव कर रहा हूँ,
जी आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है। ये देखें बाय डिफॉल्ट इस सेकेंडरी स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ये एक सेकेंडरी स्क्वायर है ना जिसके अंदर 16 टर्शरी हैं। बाय डिफॉल्ट इस सेकेंडरी स्क्वायर के लेफ्ट लाइन पे, बड़े वाले लेफ्ट लाइन पे और लोअर लाइन पे जो सेल्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट काउंट नहीं होंगे, बिकॉज हमने रूल बना दिया है ना। सो वैसे भी ये हर सेल के ये लेफ्ट पे आएगा, हर दफा ये लेफ्ट पे आएगा, ये वाली लाइन, ये वाली साइड, और ये लोअर पे आएगी। तो ये बाय डिफॉल्ट काउंट नहीं होंगे क्योंकि हमने काउंटिंग रूल बना दिया। लेकिन इस दो लाइन को के अलावा बाकी सारे जो सेल्स हैं इस स्क्वायर के अंदर वो सारे काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये एक रूल हमने डिफाइन किया है, इस रूल को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी। चलें, तो अब हम आते हैं इसके काउंटिंग पे। इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? अच्छा चलें, एक चीज ना मैंने स्टार्ट में बताई नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि किसी भी एक काउंटिंग एरिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी स्क्वायर्स कितने होते हैं बेटे? कौन बताएगा मुझे? नंबर ऑफ प्राइमरी स्क्वायर्स कितने होते हैं? 9 प्राइमरी स्क्वायर्स होते हैं। वेरी गुड। सो दीज 9 प्राइमरी स्क्वायर्स जो होते हैं ना, ये जो 9 प्राइमरी स्क्वायर्स हैं, इस तरह से दीज आर 9 प्राइमरी स्क्वायर्स, और ये आपके पास टोटल एक काउंटिंग एरिया आ गया। एक काउंटिंग एरिया के अंदर आपके पास 9 प्राइमरी स्क्वायर्स हैं। अब देखें, ये जो एक प्राइमरी स्क्वायर है ना, ये वाला एक प्राइमरी स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ जो होती है ना, इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। ठीक है। सो एक जो प्राइमरी स्क्वायर है, सॉरी ये तो मैंने 3 प्राइमरी स्क्वायर बना दिए, तो तीनों का बता दिया, तो तीनों के 3 mm हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जो एक प्राइमरी स्क्वायर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कहूँ, सो इसकी लेंथ कितनी बनेगी? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। ठीक है। सो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की जितनी लेंथ है इस तरह से, उतनी ही उसकी विड्थ भी होगी, तो ये आपके पास 3 mm हो जाएगी ये भी। तो अगर मैं कहूँ कि इस एक काउंटिंग एरिया का, काउंटिंग चैम्बर का टोटल एरिया कितना है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये क्या होगा? 3 × 3 9 mm स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से एक प्राइमरी स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज 1 mm स्क्वायर। 1 mm। ठीक है। सो ये अब ये चीजें जो है ना, आगे उन्होंने थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी चीजें शायद आए, इस वजह से मैंने पहले से आपको ये चीज बता। अब हम आते हैं कैलकुलेशंस पे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर हम खत्म करते हैं इसको। ये देखें, हम दोबारा उसी हैंड आउट्स पे आ गए, और बेटे ये जो लिखा हुआ है ये आपको नजर आ रहा है? कैलकुलेशंस और ये सारा, ये तो नजर आ रहा है आप सबको ना? ये कैलकुलेशन RBC पर माइक्रोमीटर चले। यस सर।